नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ईंधन के बचाने की अपील का असर अब सरकारी विभागों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां आपको बता दें कि सूचना लोक संपर्क विभाग में शनिवार को नो व्हीकल डे घोषित किया गया। तो वहीं इस दिन महानिदेशक बंशीधर तिवारी सहित सभी अधिकारी और कर्मचारी साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहन से कार्यालय पहुंचे। और जहां आपको बताते चले कि महानिदेशक सूचना विभाग के अधिकारी बंशीधर तिवारी का कहना है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपील के अनुरूप यह पहल की गई है और जहां विभागीय कर्मचारियों ने इसकी पूरी तरह इसका पालन किया है, तो वहीं उनका कहना है कि देश हित के लिए सभी को इस तरह की मुहिम में भाग लेना चाहिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की देशवासियों से, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी से अपील किया। जो पश्चिम एशिया का संकट चल रहा है, आप सभी को अवगत हैं उस सारे घटनाक्रम से। तो ईंधन बचाओ और ऊर्जा बचाओ अभियान के तहत एक दिन राज्य सरकार ने नो व्हीकल डे घोषित किया हुआ है कि विभाग अपने अपने स्तर से कोई एक दिन तय कर सकते हैं। तो हम लोगों ने शनिवार का दिन तय किया हुआ है। तो आज कोई भी जो हमारे पास ईंधन वाले जो वाहन हैं वो नहीं चलेंगे। सभी लोग या तो इलेक्ट्रिक वाहन से आएंगे या फिर साइकिल से आएंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश, आग्रह जो आम जनता से की है, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है और शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में एक बहुत क्या कहते हैं उज्जवल भविष्य, विकसित भारत के लिए एक हरित क्रांति जैसा ये काम है। हमारी ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। और खबर देहरादून से है, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और जहां इस दौरान उन्होंने सभी दलों से मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय योगदान करने की अपील की है, ताकि सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाया जा सके। जहां आपको जानकारी देते चलें कि सीईओ ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रह जाए और जहां किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल ना हो। तो वहीं बैठक में उन्होंने राजनीतिक दलों से आगामी 2 सप्ताह के भीतर 100% बूथ लेवल पर एजेंट को नियुक्त करने का आग्रह भी किया है। जहां सीईओ का कहना है कि बीएलए की प्रक्रिया, भूमिका और पूरे तरीके से जो है वो सक्रिय होनी चाहिए, ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में पारदर्शिता और गति आए। देहरादून में श्रमिक हितों के संरक्षण और औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए सचिवालय के सभागार में एक अहम समीक्षा बैठक की गई, जहां आपको बता दें कि प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उद्योग के प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, बोनस, तो वहीं अन्य वैधानिक सुविधाएं भी निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा की गई है। जहां आपको जानकारी देते चलें कि प्रमुख सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी उद्योग संस्थान श्रम कानूनों का पूर्ण तरीके से अनुपालन सुनिश्चित करें और श्रमिकों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए श्रमिकों से नियमित संवाद स्थापित कर उन्हें विश्वास में लेने पर भी जोर किया है। जहां आपको बताते चले कि साथ ही साथ अधिकारियों को पुनः व्यापक स्क्रीनिंग कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी श्रमिकों को मानकों के अनुसार ही वेतन और सुविधाएं मिल जाएं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां वट सावित्री व्रत यानी कि शनिवार और अमावस्या भी है आज के दिन। तो वहीं शनि जयंती के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। आपको जानकारी देते चले कि सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर की पैड़ी समेत हरिद्वार के प्रमुख घाटों पर देखने को मिल रही है। जहां आपको बताते चले कि सुहागिनी महिलाएं वट वृक्ष के विधि विधान से पूजा कर रही हैं, तो वहीं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद उनकी ओर से मांगा जा रहा है। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि श्रद्धालुओं ने पीपल और बरगद के पेड़ों की परिक्रमा कर पुण्य लाभ अर्जित किया।
और साथ ही साथ शनि अमावस्या और शनि जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना कर जीवन के कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना की है। और जहां हर हर महादेव तो वहीं हर हर गंगे के साथ वैदिक मंत्रोच्चार से हर की पैड़ी का वातावरण पूरी तरीके से भक्तिमय देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा 2026 में श्रद्धालुओं का उत्साह पूरी तरीके से चरम पर है, जहां बाबा केदार, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। और जहां कठिन पहाड़ी रास्तों और लगातार बदलते मौसम के बीच हेली सेवाएं यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही हैं, क्योंकि श्रद्धालु अब तेजी से हेलीकॉप्टर सेवाओं का लाभ उठाकर सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा कर रहे हैं। और जहां यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान ने इस पर जानकारी दी है कि चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद पिछले 21 दिनों में करीब 36,000 श्रद्धालु हेली सेवा के जरिए दर्शन कर चुके हैं। और जबकि 727 चार्टर्ड उड़ानों से लगभग 3200 यात्रियों ने यात्रा की है। उनका कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत सभी एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं। खराब मौसम और बारिश के चलते सुरक्षा कारणों के से भी करीब 3000 टिकट रद्द करने पड़े, लेकिन प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया। लास्ट 21 डेज में अगर हम बात करें तो हमारा जो नंबर गया है ऊपर, वो लगभग 36,000 लोगों ने अप डाउन हेली सर्विसेज को यूज़ किया है और लगभग 36,000 तीर्थयात्रियों के द्वारा इस सुविधा का उपयोग किया गया। और अगर हम चार्टर की बात करें तो 727 चार्टर्स के माध्यम से 3,200 के आसपास लोगों ने ट्रेवल किया है। ये काफ़ी बड़ा नंबर माना जा सकता है और सेफ्टी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी थी। ऑनरेबल सीएम सर के डायरेक्शन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन सिविल एविएशन लगातार जो मॉनिटर किया जा रहा है और उसमें सेफ्टी ही हमारा प्राइम कंसर्न है और कोशिश यही की गई है कि सेफ तरीके से फ्लाइंग करवाई जाए। और इसमें जो हमारे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग हैं या आईएमडी के लोग हैं और डीजीसी के लोग। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की समिति ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में आने वाले वृद्ध और दिव्यांग श्रद्धालु की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक दर्शन व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। जी हां, आपको जानकारी देते चले कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निर्देश पर यह व्यवस्था शुरू की गई है और जिसके तहत बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को बिना किसी भीड़भाड़ के सुगम और सुरक्षित दर्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य उन श्रद्धालुओं को विशेष प्राथमिकता देना है जिन्हें यात्रा और दर्शन में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस व्यवस्था के तहत दोनों धामों में 50-50 श्रद्धालुओं के 4-4 स्टॉल बनाए गए हैं और जिसमें कि 15-15 मिनट के निर्धारित समय के भीतर दर्शन कराए जाएंगे। सुबह 8 बजे से 8:15 तो वही 10 बजे से 10:15, साथ ही साथ दोपहर में 3 बजे से 3:15 तो वहीं 4:45 से 5 बजे तक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जहां बीकेटीसी ने एसओपी के अनुसार 70 वर्ष से अधिक उम्र के श्रद्धालुओं का आधार कार्ड और पंजीकरण के बाद इस सुविधा का लाभ वे ले सकेंगे। तो वही प्रशासन, पुलिस और होमगार्ड के साथ समन्वय कर मंदिर की समिति के कर्मी भी श्रद्धालुओं की सहायता करेंगे ताकि दर्शन प्रक्रिया सुचारू और पूरे तरीके से व्यवस्थित हो सके। इस बार हमने जो हमारे दोनों धाम है, श्री केदारनाथ जी और बद्रीनाथ धाम में जो हमारे दिव्यांग और जो वृद्ध तीर्थयात्री हैं, उन सब के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए एक व्यवस्था बनाई है कि दोनों धामों में उनको हम इस तरह से दर्शन कराएं कि उनको सुगम और सरल दर्शन हो सके। उनके लिए हमने एक अलग से स्लॉट तय किया हुआ है जिस पर सिर्फ हम जो दिव्यांग और हमारे जो वृद्ध तीर्थयात्री हैं उन्हीं को हम दर्शन कराएंगे। उसको लेके हमने एक एसओपी भी जारी कर दी है और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम है जो देश दुनिया से हमारे जो तीर्थयात्री वहाँ पर जो सीनियर सिटीजन हैं और जो दिव्यांग हैं, क्योंकि बहुत कठिन यात्रा करके वो वहाँ पर पहुँचते हैं। हमारे संस्थान ने सभी ने इस पर एक निर्णय लेने के बाद में एक आदेश इस पर पारित कर दिया और एक एसओपी हमने जारी कर दी है। उनको भी हम, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े वीआईपी हमारे पास में वो हमारे सीनियर सिटीजन और जो हमारे दिव्यांग हैं, क्योंकि बहुत कठिन यात्रा के बाद लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे
देश दुनिया से आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को उसका लाभ मिलेगा। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चारधाम यात्रा में इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है और इसी बीच यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार पूरी तरीके से सजग नजर आ रही है। जहां आपको जानकारी देते चले कि स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल का इस पर कहना है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मृत्यु दर कम रही है, जो कि व्यवस्थाओं में सुधार का संकेत है। तो वहीं उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम की यात्रा के दौरान अब तक कुल 38 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जहां इसमें बद्रीनाथ में 7, केदारनाथ में 21, यमुनोत्री में 5 तो वहीं गंगोत्री में 5 श्रद्धालु शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चारधाम यात्रा क्षेत्र में उच्च हिमालयी क्षेत्र होने के कारण कई बार यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसी को देखते हुए डॉक्टरों के अतिरिक्त टीमों को भी तैनात किया गया है। तो वहीं यात्रियों से अपील की गई है कि वे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के साथ साथ हृदय रोग जैसी समस्याओं की स्थिति में यात्रा से बचें। देखिए, चार धाम की व्यवस्था हमने इस बार एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिस एडवाइजरी में बहुत स्पष्ट यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि अपने जो परेशानियों को छुपाएं ना। अगर आप हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, यदि आप शुगर के पेशेंट हैं, यदि आप हार्ट डिजीज आपको है, कुछ संबंधी समस्याएं हैं, तो उसके बारे में छुपाएं ना और यात्रा शुरू होने से पहले एक बार जांच करवा लें। दूसरा, पहली बार तो हमने 3 फेजेज में 120 के एक ग्रुप में 180 डॉक्टर्स को दून मेडिकल कॉलेज और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में बकायदा हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और ये हाइपरटेंशन, ये हार्ट संबंधी बीमारियां, इसको लेकर के उनको बकायदा उनकी ट्रेनिंग भी कराई गई है कि ताकि इस तरह की अगर परिस्थितियां आए तो वो डॉक्टर उस हिसाब से ट्रेंड हो। तीसरा, करीबन 450 के आसपास डॉक्टर्स यात्रा रूट पे 47 अस्पताल और कुछ सूचना केंद्रों के माध्यम से उनको डिप्यूट किया गया और पहली बार बद्रीनाथ में 50 बेड का अस्पताल जो कि हैंड ओवर भी हो गया विभाग को और 17 बेड का अस्पताल केदारनाथ में प्रारंभ किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए और सबसे बड़ा ये है कि डॉक्टर्स को 15 दिन के रोस्टर पे लगाया जा रहा है। तो 15 दिन के रोस्टर पे पोस्टिंग के कारण मुझे लगता है कि किसी भी डॉक्टरों को परेशानी नहीं है और सभी इस ड्यूटी को निर्वहन कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मॉर्टलिटी रेट कम आएगा, जो मुझे विश्वास है। अब खबर पौड़ी से है, जहां जिला पंचायत के सभागार में आयोजित त्रैमासिक बैठक में जनहित के जुड़े मुद्दों पर गंभीर से मंथन किया गया है। जहां आपको बताते चले कि गंभीरता को दिखाते हुए जिला पंचायत के अध्यक्ष रचना बुचेला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जनपद के सभी जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं प्रमुखता के साथ उठाई और जहां बैठक में सबसे अधिक पेयजल का संकट छाया रहा और जिस पर के सदस्यों ने जल संसाधन अधिकारियों से गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा है कि हर वर्ष गर्मियों में पानी की समस्या विकराल रूप ले लेती है और इस बार भी प्रवासियों के गांव लौटने से मांग और भी ज्यादा बढ़ गई है और जिससे कि ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आज हमारे जिला पंचायत की वित्तीय वर्ष 2026 और 27 की ये प्रथम बैठक थी, जिसमें हमारे सभी सम्मानित सदस्य और हमारे मुख्य विकास अधिकारी जी भी सम्मिलित थे और हमारे जो जनपद की मूल समस्याएं हैं, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, पानी हो गया, मेन तो अब गर्मियों का टाइम आ रहा है तो पानी की समस्या हो गई, सड़कों की समस्याएं हो गई, तो यही मूल मुद्दे वहां पर रहे और हमारे जिला पंचायत के सभी सम्मानित सदस्यों के सहयोग से आज हमारे इस जिला पंचायत की बैठक सक्षम रूप से संपन्न हुई और हमारे सभी जो सम्मानित जिला पंचायत सदस्य हैं उनके साथ हमारे आगे क्या कार्य योजनाएं रहेंगी उसके बारे में चर्चा हुई आज की मीटिंग में। आज हमारे 2026 की जिला पंचायत की बैठक संपन्न हुई और उसमें जो भी मूलभूत समस्याएं थी हमारे क्षेत्र की वो सभी विभागीय अधिकारियों के सम्मुख रखी गई। सबसे मेन समस्या है जो पानी की समस्या है, क्योंकि सभी सम्मानित सदस्यों ने कहा कि नल तो लग चुके हैं पर जल नहीं है उनमें, तो ये मूलभूत समस्याएं हैं। अधिकारियों को हमने यही कहा कि इन पे जल्दी से जल्दी कार्य। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां निकट में प्रतिबंधित गंगा घाटों पर चेतावनी बोर्ड की अनदेखी पर्यटकों के लिए लगातार जानलेवा साबित हो रही है। जी हां, आपको बता दें कि ताजा मामला मुनि की रेती थाना क्षेत्र में तपोवन में स्थित पांडव
तट का बताया जा रहा है, जहां दिल्ली से घूमने आए 4 किशोरों में से एक किशोर गंगा में डूब गया और जहां घटना के बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची तो वहीं गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन को चलाया गया, लेकिन देर शाम तक किशोर का कोई भी सुराग नहीं लग सका। जहां अंधेरा होने के कारण सर्च अभियान को भी रोकना पड़ा, तो वहीं सुबह में दोबारा से इसे शुरू किया गया है। जहां आपको बताते चले कि डूबे किशोर की पहचान आशीष कुमार निवासी सागरपुर दिल्ली के रूप में हुई है और जहां पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दे दी है, जो कि दिल्ली से ऋषिकेश के लिए रवाना हो चुके हैं। वही जानकारी के अनुसार यह घाट प्रतिबंधित श्रेणी में आता है और यहां नहाने पर रोक के बावजूद पर्यटक चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां एमडीडीए के द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अवैध प्लांटिंग के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है और जहां इसी क्रम में देहरादून के हरभजवाला फॉरेस्ट चौकी के पास डीएसपी चौक और शिमला बाईपास क्षेत्र में लगभग 3 बीघा भूमि पर विकसित किए जा रहे अवैध प्लांटिंग पर बड़ी कार्रवाई की गई और जहां जांच के दौरान पाया गया है कि बिना प्राधिकरण की स्वीकृति और मानचित्र के अनुमति के प्लांटिंग का कार्य किया जा रहा था, जो कि प्राधिकरण के अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। आपको जानकारी यह भी देते चले कि एमडीडीए की टीम के द्वारा यहां पहुंचकर जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। तो वहीं इस दौरान अवैध रूप से बनाई गई सड़कें, सीमांकन, तो वहीं अन्य निर्माण कार्यों को भी हटाया गया। अब खबर रुड़की से है, जहां जबरेड़ा पुलिस ने 3 वर्षीय मासूम के अपहरण का महज 20 घंटों के भीतर खुलासा करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। जी हां, आपको जानकारी देते चले कि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार बच्चे का अपहरण कथित तौर पर तंत्र मंत्र और जादू टोने के लिए किया गया था और जहां जानकारी यह भी है कि 14 मई को भक्तोवाली गांव में एक शादी समारोह के दौरान 3 वर्षीय बच्चा अचानक से लापता हो गया था और जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। तो वहीं जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की और जिसमें कि उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर बच्चे के अपहरण की बात को कबूल कर लिया है। तो वहीं आरोपी की निशानदेही पर पुलिस टीम सकरपुर गांव पुरकाजी रोड पर स्थित भट्टे के पास पहुंची और जहां व्यक्ति बच्चे को लेकर खड़ा दिखाई दिया और जहां पुलिस को देखते ही आरोपी बच्चे को छोड़कर मौके से फरार हो गया। तो वहीं पुलिस ने मासूम को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है, जबकि फरार 2 अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। उपलब्धि पुलिस की जो त्वरित कार्रवाई से हुई है उसको शेयर करने के लिए हमें खुशी हो रही है। थाना झबरेड़ा में भक्तोवाली एक गांव है, जहां कल एक विवाह कार्यक्रम था अमरेश कुमार के यहाँ। तो वहाँ पर एक बच्चा जो 3 साल का, अमरेश कुमार जी का बेटा जिसका नाम आयु था, 3 साल का बच्चा, वो 4 बजे से मिसिंग था। क्योंकि उनका कहना था शादी का माहौल था, हमने बच्चे को देखा नहीं। करीब 7-8 बजे इनको ये एहसास हुआ कि बच्चा कहीं दिख नहीं रहा है। तो 2-1 घंटा खुद सर्च करने के बाद ये 9 बजे के आसपास थाने में आए कि साहब हमारा बच्चा शादी में था और 4 बजे से लापता है। बहुत सीरियस कंसर्न था, हम तक ये बात आई तो हमने इमीडिएट इसमें मुकदमा लिखने की बात कही है। मुकदमा होने के बाद हमारे जो सीओ थे, मैंने इनको बोला कि आप खुद पूरे मामले को लीड करेंगे। बहुत संवेदनशील मामला था, क्योंकि पुलिस तक आने से पहले परिजन अपनी सारी रिश्तेदारी सभी जगह पूछताछ कर चुके थे। तो वास्तव में एक संवेदनशील और संगीन मामला सामने आया था। तो इस बिहाफ पर हमने हमारे सीओ, हमारे अंडरटेनिंग सीओ और थाने की टीमों ने उसी समय से सीसीटीवी देखना, शादी समारोह में जितने लोग थे उनसे पूछताछ करना शुरू किया। तो पूरी रात सर्च, मैनुअल सर्च करने के बाद सुबह हमने सीसीटीवी देखने शुरू किए। तो हमें कुछ एक ऐसे संदिग्ध मिले जहां पर हमें पुष्टि हुई कि शायद कुछ लोग बच्चे को लेके चले गए हैं।
खबर रुड़की से ही है, जहां नारसन ब्लॉक में स्थित लखनौता गांव में एक ग्रामीण ने राशन कार्ड न बनने से परेशान होकर जिला पूर्ति अधिकारी का कथित अवैध वसूली से जुड़ा एक वीडियो बना लिया। और जहां वीडियो अब वायरल हो रहा है, तो वहीं इस वीडियो में अधिकारी किसी व्यक्ति से पैसों के लेन देन की बात करते हुए दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, ग्रामीण ने एक राशन डीलर का भी वीडियो में होने का दावा किया है। और फिलहाल दोनों ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, और जिसके बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाओं का दौर भी लगातार जारी है। रहने वाला हूँ, अपने राशन कार्ड के चक्कर में घूम रहा था। डीएसओ साहब के यहाँ से गया तो रोज ही रोज चक्कर मार रहा था वहाँ से, अपने राशन कार्ड के बनवाने के चक्कर में। तो साहब वहाँ से मुझे आप क्या नाम जो ये डीएसओ साहब मिले, एक आदमी और दिखाई दिया वहाँ से बैठाया, और क्या नाम जो बस कुछ आपस में अवैध वसूली की बात कर रहे थे, बस इतना ही या बस। मैंने फिर उनकी रिकॉर्डिंग करी, रिकॉर्डिंग करके जो फिर वहाँ से चल दिए। अवैध वसूली का हिसाब किताब कर रहे थे आपस में, जो लेने देने का अपना आपस में। जिस तरीके से मेरे पास का रहने वाला हूँ, अपने राशन कार्ड के चक्कर में घूम रहा था। डीएसओ साहब के यहाँ से गया तो रोज ही रोज चक्कर मार रहा था वहाँ से, अपने राशन कार्ड के बनवाने के चक्कर में। तो साहब वहाँ से मुझे आप क्या नाम जो ये डीएसओ साहब मिले, एक आदमी और दिखाई दिया वहाँ से बैठाया, और क्या नाम जो बस कुछ आपस में अवैध वसूली की बात कर रहे थे, बस इतना ही या बस। मैंने फिर उनकी रिकॉर्डिंग करी, रिकॉर्डिंग करके जो फिर वहाँ से चल दिए। अवैध वसूली का हिसाब किताब कर रहे थे आप। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।